हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना मेहनत, राइट। चलिए, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन समझना आसान है इसको, और क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाम तो सुना ही होगा आपने, न्यूटन। न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, हम सब जानते हैं। 18th सेंचुरी में वो थे। उन्होंने काफी रिसर्च करी और आज भी उन्होंने जो बताया उसको हम फॉलो करते हैं। जो चैप्टर है पूरा मैकेनिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं आज, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स उनकी देन है। ये साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही आगे नहीं थे, ये मैथ्स में भी उतने ही आगे थे। इन्होंने जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है वो सब इन्होंने ही इन्वेंट किया है। वो अपनी फिजिक्स की कुछ रिसर्च कर रहे होंगे, उनको कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, सीधे वो टूल्स ही इन्वेंट कर दिया। उन्होंने खुद नहीं बना दिया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस उन्होंने दे दिया। ही वाज सच ए ब्रिलियंट पर्सन एंड ही इज इंस्पिरेशन इवन टुडे एंड ही विल बी। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं, देखें जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बातें करी है। अब देखो स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में जो पिछले चैप्टर थे उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा है ना। और मोशन को समझने के लिए जो जो फिजिकल क्वांटिटीज जरूरी होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा नहीं। लेकिन हमने कहीं भी बात नहीं करी कि इन सब का कॉज क्या है, एग्जैक्टली ये सब हुआ कि मोशन हुआ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने बात अभी तक नहीं करी थी। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ कॉज के ही बारे में बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि एक पार्टिकल कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसके पास अगर एक्सेलरेशन आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होने लगती है, वेलोसिटी चेंज होने लगती है, राइट। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये एक्सेलरेशन आता कहां से है, ये कैसे आ गया। द आंसर इज फोर्स। द आंसर इज फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? कॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। Means acceleration is just an effect, just an effect of force. फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन आता है। और हम इस बार इस पूरे चैप्टर में अब फोर्स के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल में, एकदम मजे से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समझते पहले फोर्स क्या है। ओके, तो देखो क्या है फोर्स। अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में फोर्स की डेफिनेशन दें तो फोर्स इज नथिंग बट पुल और पुश। फोर्स इज डिफाइंड एज द पुल और पुश दैट वन बॉडी अप्लाइज ऑन अदर बॉडी। स्टूडेंट्स, हम हर इंस्टेंट पर हमारे आसपास सराउंडिंग से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। सराउंडिंग से हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और जो इंटरेक्ट करने का तरीका होता है वो फोर्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो इस ग्राउंड पे, तो आपको जो अर्थ है वो खींच रही है। आपको पता है अर्थ जो है हर किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है बिकॉज ऑफ इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तभी तो एक पार्टिकल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो लौट के नीचे आ जाता है। तो अगर ऐसा है तो ये जो पर्सन है ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये सीधे पाताल लोक क्यों नहीं पहुंच जाता? ये इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि इस पर जो सरफेस है वो भी ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। फोर्स बाय सरफेस। मतलब अगर हम बड़े नॉर्मल शब्दों में बोले तो ये कि आप इस सरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, और इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आप भी उसको नीचे फोर्स लगा रहे हो। बिल्कुल जैसे आप जब यहाँ पे खड़े हो रहे हो तो आपने देखा होगा, आप कोई भी प्लास्टिक का सामान है उसके ऊपर खड़े हो जाओ तो ऐसा नहीं होता, आपको यहाँ खड़े होते तो ये बैंड हो जाता है ऐसे। ये बैंड क्यों हो गया? क्योंकि आपके पैरों के द्वारा
इसके ऊपर भी नीचे फोर्स लगा, राइट। तो क्या हो रहा है, आप दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से ना जाने कितने एग्जाम्पल पॉसिबल है। सपोज ये एक वॉल है और आप बहुत थक गए हो और आपका मन हो रहा, तो आप क्या कर रहे हो, ये लो आप रेस्ट करने लग गए। इस तरीके से आप क्या है, बढ़िया हाथ बांध के रेस्ट कर रहे हो, टिक गए हो यहां पे। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस वॉल को धक्का रहे हो और वो आपको धक्का रहा है। कुल मिला के आप दोनों जो है इंटरेक्ट कर रहे हो। आप नीचे जो फ्लोर है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अर्थ के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप हर वक्त इंटरेक्ट कर रहे हो। मैं बात करता हूं सीलिंग फैन की, जो कि इस तरीके से हैंग करता रहता है हमारे घरों में। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी जो ऊपर इसके ऊपर भी तो नीचे एमजी लग रहा है भाई, राइट। इसके ऊपर भी तो एमजी लग रहा है और इसको जो है छत ऊपर की तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, तभी तो ये रुका हुआ है, वरना ये सीधे नीचे नहीं आ जाता। तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन के कई तरीके हैं। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप दरवाजा दिखते हैं और दरवाजे पे लिखा होता है इस तरीके से, सपोज ये रेस्टोरेंट और ये आप यहां से जा रहे हो इस तरीके से, और यहां आपको मिलेगा लिखा हुआ पुल। तो आप क्या करोगे, यहां जो कुंडी है उसको खींचोगे, राइट। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, दरवाजे से इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर पुश लिखा होता तो आप उसको धक्का देते। तो आप कर क्या रहे हो, जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, आप उसको या तो पुल कर रहे थे या पुश कर रहे थे इस तरीके से। अभी आप दीवार को पुश कर रहे हो, आप धरती को पुश कर रहे हो। ये जो यहां पर ये जो हुक है ये इसको पुल कर रहा है ऊपर की तरफ पंखे को, और पंखे को जो अर्थ है वो नीचे पुल कर रही है। तो हर वक्त क्या हो रहा है, धक्का मुक्की, पुल नहीं, धक्का मतलब पुश धक्का मुक्की तो चलो ऐसी स्लैंग हो गया अपना। तो कुल मिला के पुल एंड पुश चल रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्या है बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं भाई कि फोर्स लग रहा है, बात तो समझ में आ गई, लेकिन फोर्स जब लगता है तो फोर्स लगने से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है, कब बॉडी एक्सेप्ट करती है, कब नहीं करती है, जरा इसके बारे में पता तो चले। तो भैया ये महान साइंटिस्ट जो थे, इन्हें गुत्थी 1800 में ही सुलझा दी थी, 18th सेंचुरी में ही सुलझा दी थी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन महान साइंटिस्ट ने क्या कहा, क्या इन्होंने ऐसा बताया। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 3 लॉ दिए, जिनको हम जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आर यू रेडी? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही। आर यू रेडी? तो चले भैया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पेन कॉपी लेके बैठना है एकदम फुल एंथुसियास्टिक वे में। एग्जांपल्स भी करेंगे हम बढ़िया बढ़िया। हाँ तो बच्चों, तो क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? देखो बड़ा सिंपल शब्दों में मैं आपको बताता हूं और फिर अपन यही पढ़ेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा या फिर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, मतलब उसकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। इट सेज दैट या इट स्टेट्स दैट इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 then that body cannot accelerate, then that body cannot accelerate। अगर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है तो बॉडी कभी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसी बात को हम अलग से ही बोलते हैं, अभी मैं समझाऊंगा स्टेटमेंट। दूसरा कहने का तरीका क्या है, ए बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, इस तरीके से होना चाहिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। आइए समझते हैं दोनों बात को, मैं एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको और मजा आएगा। क्या कह रहा है ये पहला लॉ? हमसे कह रहा है कि सपोज केस 1 एक बॉडी है और इस बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, नो फोर्स। एक बॉडी है जो कि अभी सपोज रेस्ट पर है एंड नो फोर्स इज एक्टिंग।
और नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, या ऐसे बोल सकते हैं कि मैं इसको उल्टे तरह से लिखता हूं, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। चलो एक बार इसको लिख देते हैं। एक्टिंग इंप्लाइज एफ नेट जो है बॉडी पे 0 है। तो अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, या उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अगर 0 है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इतनी सी बात है कि अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब dv क्या हो गया, 0। dv क्या हो गया, 0। एंड दैट मीन्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। दैट मीन्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। और इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी केस 1 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर है इनिशियली, तो वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, इट विल रिमेन एट रेस्ट। और इस पर जो है एफ नेट 0 है, इस पे नेट फोर्स 0 है, बॉडी रेस्ट पर है, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट। और दूसरी बात भी हम बोलते हैं, दूसरा जो उसका पॉइंट है उसको भी समझ लेते हैं कि अगर एक बॉडी है जो कि कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 है, अगर उस पे नेट फोर्स 0 है, देन बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो मतलब अनंत काल तक ये बॉडी चलती जाएगी विथ सेम वेलोसिटी। मतलब बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। मतलब इनिशियली अगर बॉडी की वेलोसिटी कुछ थी तो फाइनली भी बॉडी की वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, और वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी बाबा, v इज इक्वल टू u। अब हम थोड़ा इसको फिलिंग करते हैं। ये तो है जो स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट को समझा दिया। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि इसकी वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाऊं। अगर मैंने इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी, और इसका काम उल्टा कर दिया मैंने, इधर की तरफ फोर्स लगा दिया तो इसकी स्पीड जो है घटने लग जाएगी। अब जरा हम इसको कुछ एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से फील करने की कोशिश करते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है कि आप मान लेते हैं कहीं पर ऐसे लेटे हुए हो, आराम कर रहे हो, बढ़िया सोए हुए हो, रेस्ट कर रहे हो। तो आप अगर रेस्ट कर रहे हो आराम से, आप बढ़िया से सोए हुए हो, आप अभी कहीं नहीं जा रहे, मतलब आपका वेलोसिटी भी नहीं है, आपका एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो आपके पास नेट फोर्स भी नहीं है अभी, तो आप क्या अपने मन से मूव करने लग जाओगे क्या? कैसा अभी होता है कि ये एक बॉडी, एक सिंपल सी एक बॉडी है, ये बॉडी रेस्ट पर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपने आप मूव करने लग जाए? अपने आप? अरे अगर ये सोचो, अगर ये अपने आप ही मूव करने लग जाएगी तो ऐसे में फिर इतनी झंझट ही नहीं रह जाएगी भाई। हम बढ़िया एक ऐसी बाइक लेंगे जो अपने आप मूव कर जाती है, बढ़िया से बैठेंगे और चले हम। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता ही नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप से मूव करने लग जाए। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो हमको उस पर फोर्स लगाना ही पड़ेगा। एकदम बात समझ में आ रही है? तो एकदम नॉर्मल बात है कि अगर हमें कोई बॉडी को मूव करवाना है, उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, तो हमको उसको धक्का लगाना ही पड़ेगा। अगर अपने आप की कोई बॉडी चलने फिरने लग जाती तब तो मजा आ जाता यार, तब तो ना फ्यूल की झंझट होती, ना इतना हमको पेट्रोल खरीदना पड़ता, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग तो यार। सबसे पहली बात तो कोई बॉडी अपने आप अपना स्टेट चेंज नहीं करती। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलते रहना चाहता है। मतलब कि अगर एक बॉडी है, ये अगर मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और इस पर आप कोई फोर्स मत लगाओ, नो फोर्स आर एक्टिंग,
तो ये चलता रहेगा भाई, ये नॉर्मल सी बात है। जस्ट इमेजिन करो कि एक ऑब्जेक्ट है, तुम स्पेस में हो, बिल्कुल कोई नहीं है आसपास, और तुमने ऐसी बॉल को ऐसे छोड़ दिया और उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो रुकेगा क्यों? बचपन में हमने थोड़ी खुरापाती करी हुई है, वैसे नहीं करना चाहिए, जो मैं बताने जा रहा हूं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कर लिया। क्या आपका दोस्त है, वो साइकिल से जा रहा बड़ी स्पीड से, उसको बिल्कुल जोश आया है, वो बैठा है और तेजी से साइकिल चला रहा है, बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड से जा रहा, फर्राटेदार स्पीड से जा रहा, और आप क्या हो, दोस्त हो, बिगड़े दोस्त, तो आप क्या करोगे, इसको रोकने के लिए इसका जो कैरियर है पकड़ के खींचोगे। किया है कि नहीं किया ऐसा? भाई मैंने किया है और डांट भी पड़ी है। ऐसा मस्ती मस्ती में हम कर लेते कि भाई ये जा रहा है तो इसको हमने रोक दिया, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये रुका हुआ है तो हम इसको धक्का दिया, तो ये जा रहा था बढ़िया आराम से, इसको रोकने के लिए हमको ऐसे फोर्स क्यों लगाना पड़ा पीछे की तरफ? क्योंकि रोकना था, इसकी जो वेलोसिटी है इसको चेंज करना था। अगर मैं इसको नहीं रोकता तो ये जाते रहता आराम से, मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये जाते रहता बढ़िया से, फिर भी आगे जाके रुक जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जमीन जो है ये खुरदुड़ी है, ये ऐसे 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 खुरदुड़ी है। तो क्या होता है कि जब ये जाएगा और ये चक्का जब यहाँ पहुंचेगा तो अचानक टकराएगा, तो इधर की तरफ एक फिर से धक्का लग जाएगा इसको, तो ये जो धक्का लगेगा इधर की तरफ, ये इसको रोकेगा इसकी स्पीड को, ऐसे और धक्के लगेंगे और धक्के लगेंगे तो ये रुक जाएगा फाइनल जाके। लेकिन जैसे इमेजिन करो कि बिल्कुल प्लेन होता, एकदम प्लेन। जैसे इमेजिन करो कि ये आइस का सरफेस, देखा ना आइस का सरफेस कितना स्मूथ होता है, एकदम कोई रियल में स्मूथ सरफेस है। तो उस स्मूथ सरफेस को तुम अगर एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दो तो जाते रहेगा वो। आइस पर हमने देखा है, वो आइस स्केटिंग भी होती ना, कि अगर एक ऑब्जेक्ट, वो लोग क्या करते हैं, स्केट करते हैं, अपने आप को एक बार पुश करते हैं, वो जाते रहते। तो आइस क्या है, एक काफी हद तक कह सकते हैं स्मूथ सरफेस है वो, और स्मूथ सरफेस पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दोगे ना तो वो कोशिश करेगा कि जाते रहे। वो रुकता सिर्फ इसलिए है, क्यों? क्योंकि जो घर्षण के कारण कुछ ना कुछ फोर्स लग जाता है थोड़ा बहुत। तो क्या आपको एक बात समझ में आई? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल शब्दों में कहता है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम बात करने वाले हैं कि नेट फोर्स लगेगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली नेट फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, है ना। पर ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो क्या। लेट्स मूव ऑन टू न्यूटन सेकेंड लॉ। हाँ तो बच्चों, आ गए अपन न्यूटन साइंटिस्ट के सेकेंड लॉ पर। क्या कहता है ये लॉ? देखो पढ़ रहे हैं क्या है। It states that the net force acting on a body is directly proportional to its acceleration. सिंपल, कितना सिंपल है। वो ये कहते हैं कि जो बॉडी है उस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के एक्सेलरेशन के। एक बॉडी है, इस बॉडी पर अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे तो हमें पता है कि बॉडी एक्सेलरेट करेगी, लेकिन एफ नेट और ए में रिलेशन नहीं पता था हमको। एंड हियर इज द रिलेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सेलरेशन। और अगर यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट मिलेगा। हम लिखते हैं एफ नेट is equal to एक constant आएगा, and that constant is nothing but the mass of the body, जिसको हम मास के नाम से जानते हैं। वो क्या है? वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इन न्यूटन सेकेंड लॉ। सो m is the mass of body, of body और सब्सटेंस। तो यहां पे देखो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन आपको ये भी बता रही है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और नेट फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ
नेट फोर्स। जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, और ये बात खुद को समझ में भी आती है। ठीक है, तो जरा मैं इस बात को और समझाता हूं कुछ एग्जांपल लेके, जरा देखते चलो आप। सपोज छोटे छोटे एग्जांपल लेंगे आप। एक बॉडी है जिसका मास हम मान लेते हैं 2 kg है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन इधर की तरफ। दो दोस्त है मान लेते हैं, एक दोस्त इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, और एक दोस्त थोड़ा सा कमजोर पड़ गया इस बार, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो 8 न्यूटन से ही खींच रहा है लेफ्ट साइड। तो कौन सा फोर्स ज्यादा बताओ? ये जो है 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये 8 न्यूटन से खींच रहा है। कौन सा ताकतवर दोस्त है? किधर जाएगा? ये इधर जाएगा। ऑब्वियसली जहां ज्यादा फोर्स होगा वो खींच लेगा, राइट? तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। और नेट फोर्स लिखना है हमको, तो नेट फोर्स कैसे लिखते हैं? मैं यहाँ पे आपको नेट फोर्स के बारे में एक बात बताता हूँ। अपन पहले भी जानते हैं, वेक्टर्स वगैरह में भी अपन ने थोड़ा बहुत इसको पढ़ ही लिया है। तो नेट फोर्स होता है, मान लेते हैं किसी बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। तो नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे? उन सभी वेक्टर्स का वेक्टर सम कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो नेट फोर्स विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड डैश 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 डैश, अगर और भी होते तो, लेकिन यहां तो सीधे सीधे 2 है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम कुछ, या तो अपन एक साइन कन्वेंशन मान लेंगे। तो एफ नेट जब लिखूंगा मैं, तो कैसे लिखूंगा एफ नेट? भाई इधर वाला फोर्स पॉजिटिव तो ये लिखूंगा +10, और इधर वाला फोर्स नेगेटिव तो +-8। तो नेट फोर्स कितना हो गया? +2 न्यूटन, राइट? और सीधे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अगर मैं लिख देता हूं तो ये आ गया +2 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 2 kg इंटू ए। सो एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर की तरफ ही होगा, टूवर्ड्स राइट, एंड 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं जिधर नेट फोर्स है, नेट फोर्स भी टूवर्ड्स राइट और एक्सेलरेशन भी टूवर्ड्स राइट। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, और नेट फोर्स लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। एक तरीका तो ये मैंने बताया कि साइन कन्वेंशन से आप कर लो, या फिर सिंपल तरीका ये अपनाओ यार। ये देखो, हमें पता है कि बॉडी जो है इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है बॉडी पे, तो इधर ही जाने वाली है। तो नेट फोर्स क्या होगा? बड़ा माइनस छोटा, दैट इज 10 - 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है टूवर्ड्स राइट, साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है टूवर्ड्स राइट। क्या बात समझ में? चलो और क्वेश्चन करते हैं छोटे मोटे, फिर हम फीलिंग लेते हैं यार। आज तो न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया है, आज तो हम मस्त फीलिंग लेंगे इसकी। और जिन को फीलिंग आ गई वो कमेंट्स लिखना, बता रहा हूँ, कमेंट्स में लिखना जरूर, और बताना कि आपको फीलिंग आई कि नहीं, आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, चलिए तो और एग्जाम्पल लेते हैं यार। एग्जाम्पल 2, सपोज ये एक बॉडी है 5 kg की, और इस बॉडी पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F, जो कि अननोन है, पता नहीं है। हमें पता क्या है? हमें ये पता है कि इधर की तरफ ये जो 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये सपोज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट साइड जा रहा है। तो हमको पता करना है कि F कितना होगा। तो कैसे करें भाई? कैसे करें? अरे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोले? F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बस। तो F नेट, अब देख ही लो, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? लेफ्ट। तो मुझे बताओ नेट फोर्स किधर होगा? लेफ्ट। जिधर नेट फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स अगर इधर की तरफ है, इसका मतलब F बड़ा कि 30 बड़ा? बोलो, F बड़ा कि 30 बड़ा? F बड़ा, क्योंकि लेफ्ट साइड है। नेट फोर्स किधर है? लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या है? F बड़ा 30 से। मैं लिखूंगा नेट फोर्स होगा बड़ा माइनस छोटा, दैट इज मास 5 इंटू एक्सीलरेशन 4, और यहां से आपके पास आ गया 50 न्यूटन। आई बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो क्या हम एकदम एक लाइन में चल रहे हैं, एक 1D मोशन में ही बात कर रहे हैं। अब जरा और फोर्स लेता हूं जो कि थोड़े से एक लाइन से बाहर निकल जाते हैं।
Example number 3. For example, let's say for example, यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है बढ़िया सा, इसका मास हम मान लेते हैं 5 kg है, और ये x मान लिया हमने, ये y एक्सिस मान ली, इस पे लग रहे हैं दो फोर्स and they are like this. Suppose there is one force in this direction and let's say the force is 25 Newton and this angle is, ये angle हो गया 37 degree, and let's say one more force is acting on this particle and this is also 25 Newton and this is, let's say, 53 degree. So what can we do and what will be the acceleration of this block? Can you say? बताओ कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या दो फोर्स लग रहे हैं और दो फोर्स के बीच में एंगल कितना है, जरा मुझे बता सकते हो? 37 प्लस 53, बोलो 37 प्लस 53 कितना होता है? 90 भैया, 90 एंगल है 90। तो हमें करना क्या है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and we all know how to calculate net force. How to calculate net force? By this formula, F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos of theta is equal to mass हमें पता है 5 kg। अभी मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, नेट फोर्स ही पहले अच्छे से निकाल लेते हैं। सो नेट फोर्स ये अपन ने फिर से लिख दिया F1, दोनों क्या है? दोनों सेम। सो 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 25 स्क्वायर प्लस cos of 90, and what is the value of cos 90? That is 0. So what are we going to get from this, from solving this equation? We will get 25 root 2, yes or no? Yes, 25 न्यूटन। सो खत्म हो गया खेल यार, अब तो क्या ही बचा है इस क्वेश्चन में। A is equal to F net upon mass, that is 25 root 2 divided by mass is 5 kg, and yes, we got answer 5 root 2 meter per second square, right? तो देख रहे हो, हम सिंपल एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी तो क्या दो ही फोर्स थे, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया और एफ नेट निकाल दिया, राइट। लेकिन मान लेते हैं कि दो नहीं 3 फोर्स है, 4 फोर्स है, 5 फोर्स है, तो कैसे करेंगे? तो मैं जरा आपको उसके लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ मेरी तरफ से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसको देखने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के और तरीके समझ में आएंगे। चलिए देखिए क्या है। देखो मान लेते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और सपोज किसी बॉडी पर ओके, हाँ ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक बॉडी रखी है सपोज यहाँ पर, और इस बॉडी पर कुछ फोर्स लग रहे हैं। मैं कुल मिला के 2 से अधिक फोर्स बताना चाहता हूँ। ये लो, एक फोर्स ये लग रहा होगा इस तरीके से, सपोज ये फोर्स है F1, सपोज एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, या कहीं भी रख सकता होता, मैं नीचे बना देता हूँ, कोई भी फोर्स हो सकता था, F2 वेक्टर, और भी फोर्स पॉसिबल थे, ये इधर की तरफ बना दिया हमने एक फोर्स F3, और भी रख सकते, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 बना रहा हूँ, क्योंकि मकसद क्या है, 2 से ज्यादा फोर्स लग रहा है तब क्या है करना है, तो उस केस में मेथड तो सबकी एक ही है। तो अब देखो, हमें पता है कि करना तो इतना सही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन निकालना है नेट फोर्स, और नेट फोर्स होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, राइट। सो अब यहां पर आपके पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो सबसे बढ़िया यहां पे करना क्या चाहिए? कंपोनेंट्स। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मैं जैसे पहले वेक्टर लिखता हूं F1 x i कैप प्लस F2 x F1 y j कैप। क्या किया मैंने? ये देखो जरा,
अपन कंपोनेंट करते हैं तो जो F1 है उसके कंपोनेंट करने जा रहा हूं, उसका एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, ये अपन इसको एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये आ गया इसका एक कंपोनेंट जो कि होगा F1x, और सिमिलरली इसका जो y कंपोनेंट होगा वो ये होगा। ये क्या लिखता हूं मैं, F1 का ही y कंपोनेंट। तो ये हो गए इसके दो कंपोनेंट। वैसे ही मैं इसके भी कंपोनेंट करूंगा, ये क्या होगा F2x। वैसे ही मैं नीचे जो कंपोनेंट होगा इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, ये क्या है F2 का ही y कंपोनेंट। सिमिलरली मैं F3 के भी कंपोनेंट करूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये होगा F3x, और यहां पर भी F3 का y कंपोनेंट होगा। तो हमने सबके कंपोनेंट कर दिए, तो फाइनली लिखूंगा तो इस तरीके से ही F1xi कैप प्लस F1yj कैप डैश F2xi कैप प्लस F2yj कैप, राइट। हाँ, और सिमिलरली तीसरा पार्ट भी होगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, जो आई वाले कंपोनेंट, यहाँ भी आई आएगा, यहाँ भी आएगा, और यहाँ पर भी एक आई होगा, तो उन सबको जब मैं ऐड करूंगा F1x प्लस F2x प्लस F3x, तो वो एक्चुअली बन गया यहाँ पे ऐसा समीशन ऑफ F1x, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई कैप। जितने भी x के अलावा कंपोनेंट है उनका रिजल्टेंट निकाल दो, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूं समीशन ऑफ F1x जो होगा वो होगा, देखो F1 का x कंपोनेंट इधर की तरफ है, F2 का भी x कंपोनेंट इधर की तरफ है, तो F1x प्लस F2x माइनस F3x, ये होगा कंपोनेंट। सिमिलरली अगर आप F1 ये Fx में F1x लिखने की जरूरत नहीं है, समीशन ऑफ Fy आप जो लिखोगे तो क्या करोगे, दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो कितना लिखोगे आप, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे F1 का कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, या बोले y के एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है, वो हम लिखेंगे F1y प्लस F3y माइनस F2y। तो ये तो मैंने बस आपको लिख के बताया, आप खुद कंपोनेंट करोगे और खुद से क्या करोगे, नेट फोर्स अलोंग x, नेट फोर्स अलोंग y आप खुद निकालोगे। तो ये यहाँ जो मैंने 1 लिखा है इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, वो समीशन ऑफ Fx बताना चाह रहा था मैं। चलिए, सो समीशन ऑफ Fx i कैप प्लस समीशन ऑफ Fy j कैप, राइट, और डेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके भी तो कंपोनेंट कर सकते हैं, m ax, और यहाँ पे आ जाएगा ay इंटू जे कैप। तो अब यहां से आप जो कंक्लूड कर रहे हो वो है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये I और ये I, अगर LHS इजिकल टू RHS है, इसका मतलब ये और ये टर्म जो m इंटू ax बराबर होना चाहिए। मैं लिखूंगा समीशन ऑफ x, या ऐसे कहें नेट फोर्स अलोंग x इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग x, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू F नेट अलोंग y इज इक्वल टू मास इंटू ay। और फाइनली जब a निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और फटाफट आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो इजी है, बहुत इजी है। बस बात इतनी सी है कि आप थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, आपको 1-2 स्टेप ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन श्योरिटी से आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इस मेथड को भी जरा समझ लेते हैं ताकि एकदम दिमाग में बैठ जाए। आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, मतलब न्यूटन्स लॉ और ये फोर्स तो मतलब बाय हाथ खेलना चाहिए, ठीक है। चलिए, और इस मेथड में कॉन्फिडेंस अगर आपको आ जाता है तो मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएं, ठीक। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। हाँ तो बच्चों देखो, बड़ा ही शानदार आपको एग्जांपल मैं भी करवा रहा हूं और इसको आप ढंग से कर लोगे। और मेरी तो इच्छा ये है कि आप एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई कर डालो और ले आओ क्या एक्सेलरेशन होगा। मुझे एक्सेलरेशन इस टर्म्स में चाहिए, ax i कैप प्लस ay j कैप, मतलब मुझे x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए और y कंपोनेंट चाहिए। चलिए वीडियो पॉज कर लो भैया, है ना। अब मैं क्योंकि बताने जा रहा हूं, चलिए तो मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो
सबसे पहला काम करेंगे, जो फोर्स x और y के अलोंग नहीं है उनको मैं x और y के अलोंग लाऊंगा। मतलब जो अपनी औकात से बाहर निकल रहा होगा उसको काट देंगे, साले को कंपोनेंट कर देंगे उसके। कौन है यहाँ पे औकात से बाहर? ये 80 और 60 चुपचाप अपनी औकात में है, बढ़िया x और y के एक्सिस के अलोंग है। ये जो 100 है ना, ये बाहर है, इसको लेके आते हैं अंदर। कैसे लेके आएंगे? हमारे पास जो कंपोनेंट करने का जो टूल है वो है ये। कंपोनेंट कर दो उसके 100 cos 53। बोलो 100 cos 53 कितना होगा? cos 53 होता है 3/5। सो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो और देखो ये आंसर आने वाला है 60 आने वाला है। यस 60 आने वाला है। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कितना आएगा? ये आएगा 80 न्यूटन। ओके, सो एक बार जब फोर्स के कंपोनेंट कर देते हैं ना भैया, तब ये फोर्स को नहीं देखते हैं, तब हम सिर्फ कंपोनेंट को देखते हैं। तो अब सिंपल हमको करना है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स निकालना है। तो अलोंग एक्स में इक्वेशन लगाऊंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है अलोंग एक्स? 60 + 60 एंड दैट इज 120 इज इक्वल टू मास कितना है? 5 इंटू एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स ओके, देखो ऊपर भी 80 नीचे भी 80 तो कैंसिल हो गए ना। तो अब लिखेंगे क्योंकि नेट फोर्स अलोंग वाई खुद 80 - 80 है, एफ नेट अलोंग वाई 80 - 80 इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एकदम बात क्लियर? सो अगर आपको लिखना है फाइनली आंसर तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 I कैप प्लस 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको बात पूरी समझ आएगी न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है और न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए तो फिर मूव करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। और बड़ा ही मस्त, बड़ा ही इजी, बहुत ही सबसे इंटरेस्टिंग तो न्यूटन थर्ड लॉ। मजा तो मुझे न्यूटन थर्ड लॉ को ही पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। चलिए देखते हैं फिर क्या है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि यहां पर आपको अब फाइनली इस न्यूटन सेकेंड लॉ में कॉन्फिडेंस आ गया है या नहीं। हाँ तो बच्चों देखो आ गया न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ? इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसी करनी वैसी भरनी। एकदम सही बात बोला भाई न्यूटन। जैसी करनी वैसी भरनी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन जरा इसका फिजिक्स में क्या मतलब है, जरा इसको समझते हैं। क्या कहना चाह रहा, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया आपको। सपोज एक बॉडी है ए, ये बॉडी ए। इफ बॉडी ए अप्लाइज फोर्स F1 ऑन बॉडी बी, अगर बॉडी ए और बी कांटेक्ट में आ गई तो बॉडी ए अगर बॉडी बी पर कुछ फोर्स लगाती है ऐसे F1, और बॉडी बी भी बॉडी ए पर F2 फोर्स लगाती है ऐसे F2, तो न्यूटन भैया कहते हैं, नहीं न्यूटन दादा कहते हैं कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 वेक्टर। ये न्यूटन दादाजी कहते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये इक्वेशन क्या बोल रही है, ध्यान दो। अपन ने पढ़ा हुआ पहले A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, अगर ऐसा कहीं दिया होता था तो ये क्या होता था? इक्वल एंड ऑपोजिट। मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है F1 इज इक्वल टू F2 तो है ही, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो मैंने डायग्राम भी सोच समझ के बनाया है। मतलब जब A और B कॉन्टेक्ट में आएंगे तो A जो है B को धकेलेगा इधर की तरफ, तो B इसको उतने ही फोर्स से उल्टी दिशा में धकेलेगा। क्या बात समझ में आई? फिर से बोलूं, मैंने कहा कि अगर A और B पास में आएंगे तो ये आपस में धक्का मुक्की करेंगे। तो A अगर B पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा तो B भी उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर A ने B पर लगाया 10 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट, तो B A पर लगाएगा उतना ही 10 न्यूटन का फोर्स। क्या बात समझ में आई?
और मैं आपको ऐसे रियल लाइफ कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आप खड़े हो यहां पे एक फ्लोर पे, ये हो आप, तो आपको तो अर्थ खींच रही है ना भाई नीचे की तरफ, बिल्कुल सही बात है। और आप नीचे नहीं जा रहे, इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है आपको ऊपर धकेल रहा है, सरफेस है वो आपको ऊपर धकेल रहा है। मान लेता हूं जो फोर्स है वो N है, राइट। सो जब ये सरफेस आपको नीचे से ऊपर धकेल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं या न्यूटन साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि ये जो सरफेस आपके पैरों को ऊपर अगर मान लेते हैं 10 न्यूटन से धकेल रहा है, तो आपके पैर भी इस सरफेस को 10 न्यूटन से बिल्कुल धकेल रहे होंगे। ये क्या है? फोर्स ऑन सरफेस है, ऑन सरफेस। और ये क्या है? ये फोर्स ऑन बोलना चाहिए फीट। तो फीट बोलते हैं, या फिर ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पर जितना फोर्स ये सरफेस लगाएगा उतना ही फोर्स ये स्टूडेंट नीचे सरफेस पे लगा देगा। और ऐसा आपको क्या है, थोड़ा बहुत डाउट इसलिए आ सकता है कि भाई ये बात समझ में आ गई कि जो सरफेस है वो तो इस पर्सन को ऊपर धकेल रहा होगा, अगर नहीं धकेल रहा होता तो ये अभी नीचे चला गया था पाताल लोक में, राइट। लेकिन ये पर्सन भी इसको नीचे धकेल रहा होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये आप कैसे बोल रहे हो? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि सपोज आप एक प्लास्टिक पर चल रहे हो, ये सपोज कोई प्लास्टिक है, ठीक। और आप जानते हो प्लास्टिक कैसा थोड़ा सा वीक होता है। अगर आप प्लास्टिक पे चल रहे हो और उसके ऊपर आप दौड़ोगे या चलोगे तो आप देखते हो कि वो बेंड हो जाता है, ऐसे जिस जगह पे आप रखते हो पैर वो बेंड हो जाता है, नीचे की तरफ बेंड हो। तो बेंड क्यों हुआ होगा? बेंड इसलिए हुआ ना क्योंकि आपके पैरों का कारण जो फोर्स आया है नीचे की तरफ उसको वो झेल नहीं पाया, इसलिए बेंड हो गया। फिर आप अगर थोड़ा आगे पहुंच जाओगे यहाँ पर, तो भी आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जगह जो है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी जिस जगह पे आप पैर रखोगे। क्यों? क्योंकि आपका पैर जो है नीचे फोर्स लगा रहा था, राइट। तो ऑब्वियसली फाइनली भी वो अगर आपको सपोर्ट कर गया है तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन आपका पैर भी उस पर नीचे फोर्स लगा रहा है। क्या बात समझ में आई? तो ऐसा ही होता है जब आप सिंपली खड़े हो जाते हो इस तरीके से और दीवार से आप टिक जाते हो, ये आपका हाथ है, ये आप हो। आप अगर ऐसे टिक गए तो आपका हाथ जो भी फोर्स लगा रहा होगा दीवार पर, मान लेता हूं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आपका हाथ दीवार पे, तो ये वॉल जो है, ये वॉल भी आपके हाथों पर उतना ही फोर्स लगा रही होगी। दिस इज व्हाट न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज टेलिंग यू। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर, व्हाट आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूं नेक्स्ट। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है और आप भी थक गए होंगे, और एक्शन रिएक्शन पेयर में मुझे काफी बातें डिस्कस करनी है, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करने हैं, तो मैं उसको फ्रेश समझाना चाहता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। उसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं इनर्शियल फ्रेम का, लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिख दी है, ये इनर्शिया है। सो वहां पे हम एक इनर्शियल फ्रेम करके कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उसमें भी काफी कुछ डिस्कशन करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मैं उसके लिए भी इनर्शिया पे भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे पहचानना है उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप कि न्यूटन्स लॉ क्या बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि न्यूटन्स लॉ क्या है, आपको समझ में आ गया कि नहीं, आपको फीलिंग आ गई कि नहीं आ गई। तो वो सब आप मुझे लिख के बताओ, और नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसको भी देखिए। उसके लिए आप सब्सक्राइब करो इस चैनल को बढ़िया से, और अपने दोस्तों को भी बताओ, वो भी फायदा उठाएं इस चैनल का। और ठीक है स्टूडेंट्स, स्टे सेफ,
हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।